जब हम डेट करते थे तब मैंने उसका बहुत ख्याल रखा और उसे उसकी आदत हो गई थी। हमारे ब्रेकअप के बाद भी वो मुझे छोड़ता नहीं था, पूरा दिन स्टॉक करता था। इतनी पागलों जैसी हरकतें करता था कि लगता था कि कहीं मुझे मार ना दे। देखो ना, कभी कभी लड़के कितने भोले होते हैं। उनसे अलग होने के बाद भी उन्हें यही लगता है कि ये सच्चा प्यार था और वो कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह रिश्ता फिर से जुड़े। ये पागलपन है ना। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा होता है और उसके आसपास लड़कियों के बहुत सारे सामान बिखरे पड़े होते हैं। लेकिन तभी वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उठते ही मन सोचता है, डैम इट, मैं आखिर होटल के बेड पर कैसे आ गया। वो अभी इसी कंफ्यूजन में होता है। तभी उसकी नजर साइड में जाती है और वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की सोई हुई नजर आती है। उसे देखते ही उसके दिमाग में ख्याल आता है, लगता है मैंने इस अनजान ब्यूटी के साथ रात बिताई है। तभी अचानक उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो फोन उठाकर देखता है तो स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा होता है, जाओ जिया। मैसेज में लिखा होता है, तुम इतने लंबे समय से मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी? ये पढ़ते ही वो बंदा चौंक जाता है। सोचता है, मुझे साफ साफ याद है, कॉलेज में आने के बाद उसी ने मुझे धोखा दिया था। मैंने तो उसे वीचैट पर ब्लॉक भी कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, उसके मैसेज का टोन देख के लग रहा है कि हम अब भी रिलेशनशिप में हैं। वो ये सोचते हुए अपने फोन पर डेट चेक करता है और जैसे ही डेट देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं पास्ट में कैसे आ गया? क्या मैं रिबॉर्न हो गया हूँ? और तभी उसके दिमाग में पास्ट की यादें ताजा हो जाती हैं। हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड जाओ जिया किसी और लड़के के साथ खड़ी है और ताना मारते हुए कह रही है, जंग चेन, तुम मुझे पैसे भेजने में हमेशा लेट करते हो। तुम्हारी इमोशनल वैल्यू बहुत लो है। तुम मुझे बिल्कुल भी समझते नहीं और न ही प्यार करते हो। लेकिन अब मुझे कोई ऐसा पर्सन मिल चुका है जो मुझे अच्छे से समझता है और मुझसे सच्चा प्यार करता है। इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूँ, स्मार्ट बनो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ, वरना सबके सामने इंसल्ट के लिए तैयार रहना। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जंग चेन पास्ट को याद करते हुए सोचता है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे केयर करूंगा, हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो अगली चैट में फिर से पैसे मांगने वाली है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि पास्ट में प्यार के चक्कर में मैं इतना अंधा हो गया था कि एक लीकिंग डॉग बन गया था। ये सोचकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को रिप्लाई करता है, जाओ जा, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। उसका मैसेज देखते ही जाओ जा जवाब देती है, जंग चेन, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम सच में मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो? जंग चेन फिर रिप्लाई करता है, कम ऑन, क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रही? मैं कह रहा हूँ चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। उसकी ये बात सुनकर जा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है, लेकिन क्यों? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, जल्दी से अपना मैसेज डिलीट कर दो। लेकिन जंग चेन गंभीर लहजे में कहता है, जाओ जा, मैं बहुत सीरियस हूँ, हम दोनों अलग इंसान हैं, हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ ब्रेकअप कर लेते हैं और हाँ, आगे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। फिर मन ही मन सोचता है, अपने पास्ट लाइफ में मैंने कभी शक भी नहीं किया था कि जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ वो अंदर से इतनी घिनौनी निकलेगी। और तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम पैनल पॉपअप हो जाता है। स्क्रीन पर डिंग की आवाज के साथ मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने ड्रीम कम ट्रू सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। ये देखकर जंक्शन दंग रह जाता है। ओह गॉड, अपनी फर्स्ट लाइफ में ऐसा कमाल कभी नहीं हुआ, लेकिन अब मैं रिबॉर्न हुआ हूँ और ऊपर से मुझे चीट कोड भी मिल गया। तो क्या अब मेरी जिंदगी पीक पर पहुंचने वाली है? तो आगे की कहानी में हम देखते हैं कि जैंग चेन अपने सामने आए सिस्टम को डिटेल से ऑब्जर्व करने के लिए उसे टच करता है। टच करते ही सिस्टम पैनल पर उसका प्रोफाइल खुल जाता है। प्रोफाइल में लिखा होता है, नेम एज 18 years old, हाइट 182 सेम, अपीयरेंस 85 पॉइंट्स। वन सिस्टम की पहली एबिलिटी मनी गेन, यानी हर एक सेकंड पर वो 0.1 ह्यूमन कमाने वाला है। ये देखकर जैंग चेन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कैलकुलेशन करते हुए सोचता है, मतलब 0.1 ह्यूमन पर सेकंड, यानी एक दिन में 8,640 ह्यूमन और एक महीने में 2,59,200 ह्यूमन। ये तो बहुत कूल है। वो अभी इस कैलकुलेशन को लेकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी फिर से डिंग की आवाज के साथ सिस्टम पैनल पर एक नया नोटिफिकेशन आता है, होस्ट कंग्रेचुलेशंस, आपको एक गिफ्ट पैकेज मिला है, क्या आप इसे ओपन करना चाहेंगे? ये पढ़ते ही जंग चेन बिना देर किए कह देता है, तो जरूर ओपन करो। उसकी कमांड मिलते ही फिर से डिंग की आवाज आती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 10 मिलियन ह्यूमन रिवॉर्ड के तौर पर जीत लिया है और साथ ही एक सुपर कार भी मिल चुकी है। ये सुनते ही जैंग चेन की आंखों के सामने एक सुपर कार की प्रकट हो जाती है।
उसी समय उसके फोन पर बैंक से मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशंस, आपके बैंक अकाउंट में 10 मिलियन ह्यूमन डिपॉजिट कर दिया गया है। ये सब देखकर जंक्शन खुशी से पागल हो जाता है। मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, जेन्युइन मनी ट्रांजैक्शन, जेन्युइन लग्जरी कार, ये सब सच में रियल है, यकीन नहीं हो रहा। फिर उसकी नजर सिस्टम में एक और फीचर पर जाती है, फ्रेंडली स्कैनर। ओह, ये क्या है? वो सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर अचानक साइड में सो रही एक ब्यूटीफुल लड़की पर चली जाती है। वो मुस्कुराता है और कहता है, चलो ये फीचर मैं इसी लड़की पर यूज करता हूँ। तुरंत वो फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट करता है और लड़की को स्कैन करने लगता है। सिस्टम पैनल पर लड़की की प्रोफाइल खुल जाती है। नेम 25 ईयर्स ओल्ड, हाइट 165 सेमी, अपीयरेंस 93 बॉडी, 94 बॉडी काउंट, 1 होस्ट के लिए फेवरेट 80 यानी 60%। ये देखकर जंक्शन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। ये फ्रेंडली स्कैनर तो वाकई इंटरेस्टिंग है, लेकिन बॉडी काउंट 1, अरे तो इसका मतलब जलाओ का फर्स्ट मैन मैं हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। कुछ घंटे पहले हम देखते हैं जैन बार में बैठा है और अपनी गर्लफ्रेंड जाओजा को कॉल कर रहा है, लेकिन कॉल बार बार स्विच्ड ऑफ जा रही है। वो सोचता है, आज की जिंदगी में मैं वाकई बहुत मिजरेबल था। मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसने उठाया भी नहीं, रिप्लाई भी नहीं किया। दर्द छुपाने के लिए मैं बार चला गया और वहीं मेरी मुलाकात हुई जाओजाओ से। कुछ बातचीत के बाद दोनों होटल के बेडरूम में आ जाते हैं। वैसे ये सच है कि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं हूँ, लेकिन मेरे लिए उसकी फेवरेबिलिटी सिर्फ 60% है। यानी उसने ये सब शायद ड्रिंक के नशे में किया है, न कि पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया है। वो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक जाओजाओ की नींद खुल जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है तुम अपने लवर को लेकर चिंता कर रहे हो, है ना? तुम सच में सेंट ऑफ लव हो। उसकी ये बात सुनकर जंक्शन उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, नहीं, तुम गलत हो, मैं अपने पास्ट लव के बारे में नहीं सोच रहा। ये सुनते ही जाओजाओ हल्का सा ब्लश करती है और कहती है, अगर ऐसा है तो इस गहरी रात में तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? जंक्शन उसके पास झुककर कान के करीब आकर धीरे से कहता है, मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम खुद ट्राई करके देख सकती हो। और सीन यहीं पर रुक जाता है। तो जंक्शन के सिस्टम पर थिंग की आवाज के साथ एक नया नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपके एक्शंस के कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक स्किल दिया जा रहा है। ये स्किल आपके जीभ के हर एक सेल को स्ट्रांग बना देगा और आपकी टंग पावरफुल और फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ये सुनते ही जंक्शन पूरी तरह शॉक हो जाता है। मन ही मन सोचता है, होली, क्या ये भी पॉसिबल है? और फिर बिना देर किए वो सिस्टम से मिले स्किल को यूज करता है। तुरंत ही जंक्शन जाओजाओ को पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और एक गहरा किस शुरू कर देता है। लेकिन अब ये कोई आम किस नहीं थी। स्किल एक्टिवेट होते ही उसके किसिंग का तरीका और भी ज्यादा परफेक्ट और इंटेंस हो चुका था। जाओजाओ अंदर से हिल जाती है। मन ही मन सोचती है, ये इतना परफेक्ट किस कैसे कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, इसका तरीका पहले से बिल्कुल अलग है। वो अभी ये सोच ही रही होती है कि जंक्शन अपने सीरियस टोन में कहता है, कोई गलती मत करना, सीरियसली किस करो, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। और इसके बाद उस गहरी रात में दोनों के बीच एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है, जिसका आउटकम कुछ भी हो सकता था। सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह हम देखते हैं जंक्शन उबासी लेते हुए बिस्तर से उठता है, लेकिन तभी उसका हाथ बगल में रखी किसी चीज को छूता है। वो ध्यान से देखता है तो वहाँ कुछ पैसों का बंडल पड़ा होता है, लेकिन जाओजाओ अब वहाँ नहीं थी। ये देखकर जंक्शन मन ही मन बड़बड़ाता है, डैम इट, क्या जाओजाओ ये सोचती है कि मैं कोई जानवर हूँ? तभी उसकी नजर पैसों के पास रखे एक नोट पर जाती है। वो नोट उठाकर पढ़ता है और उस पर सिर्फ लिखा होता है, थैंक यू। ये पढ़ते ही जंक्शन और भी गुस्से में आ जाता है। सच में ये जाओजाओ बहुत इंटरेस्टिंग वुमन है, लेकिन ये दुख की बात है कि उसने कोई भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ी। चलो अभी के लिए इसे भूल जाओ। तभी उसे सिस्टम का रिवॉर्ड याद आता है। वो सोचता है, ये क्या है? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं इससे और ज्यादा पैसा या एक्सपीरियंस कमा सकता हूँ? सिस्टम तुरंत उसके डाउट को क्लियर करता है। अगर आप क्रिटिकल हिट कार्ड का यूज करते हुए लिमिटेड अमाउंट के अंदर कोई भी पैसा खर्च करेंगे तो जितना आप खर्च करेंगे उसका कई गुना रिटर्न मिलेगा। आपको 10 गुना भी मिल सकता है, 20 गुना भी, या फिर उससे भी ज्यादा। ये सब आपके लक पर डिपेंड करेगा, लेकिन मैक्सिमम 50 गुना रिटर्न मिलेगा। ये सुनते ही जंक्शन की आंखें चमक उठती हैं। मतलब अगर मैं 10 मिलियन का सुपर कार खरीदूं तो मैक्सिमम 50 गुना रिटर्न के तौर पर मेरे बैंक अकाउंट में 500 मिलियन आ सकता है। अब जब मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ और मेरे पास चीट सिस्टम है तो मैं इस मौके को वेस्ट नहीं करूंगा। इस बार मैं दुनिया का सबसे रिच मैन बनूंगा और अपनी अलग स्टोरी लिखूंगा। वो आगे सोचता है, मेरे फ्यूचर नॉलेज के हिसाब से अभी कई बड़ी कंपनीज मार्केट में आने में थोड़ा समय है और इसी गैप का फायदा उठाकर मैं अपना लार्जेस्ट एम्पायर खड़ा करूंगा। और जब तक मैं बैंक से लोन नहीं लेता तब तक अपने वेल्थ से सबको मैनिपुलेट करना मेरे लिए आसान है।
इसके बाद जंग चेन होटल से बाहर आता है और सिस्टम से मिली सुपर कार के पास पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो कार के सामने खड़ा होता है, उसे दिखता है कि कार की फ्रंट सीट पर पहले से ही एक खूबसूरत लड़की बैठी है। वो सेडक्टिव नजरों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, हेलो हैंडसम ब्रदर, क्या ये लग्जरी कार तुम्हारी है? जंग चेन पूरे सीरियस टोन में जवाब देता है, हाँ। कोई दिक्कत है? उसकी ये बात सुनते ही लड़की अपनी डीप अदा दिखाते हुए अपने दोनों बड़े बड़े संतरे उसके सामने रखकर कहती है, प्लीज क्या तुम मुझे एक राइड दे सकते हो? मुझे जल्दी घर पहुंचना है। उस सेडक्टिव अंदाज में जंग चेन से कहती है, मुझे ऐप से नोटिफिकेशन मिली है कि मेरे घर की वाटर पाइप लीक हो चुकी है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? हैंडसम। ये सुनते ही जंग चेन तुरंत अपना फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट करता है और लड़की को स्कैन करना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में सिस्टम पैनल पर लड़की की प्रोफाइल खुल जाती है। नेम चेन ली, एज 23 years old, हाइट 168 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85, बॉडी काउंट 28, होस्ट के लिए फेवरेबिलिटी 90%। ये देख जंग चेन कार में बैठते हुए मन ही मन सोचता है, बाप रे, इस लड़की के तो 28 लोगों के साथ रिश्ता रहा है और अभी अभी मिली है, तो मेरे लिए फेवरेबिलिटी 90% कैसे हो सकती है? सच में अंदर से एकदम सड़ी हुई है। और फिर बिना किसी झिझक के वो कह देता है, माफ करना, जो लड़की 28 लोगों के साथ रिश्ता रख चुकी है वो मेरी कप ऑफ टी नहीं है। बस ये कहते ही वो लग्जरी कार को फुल स्पीड में निकाल देता है। पीछे चेनली शॉक होकर खड़ी रह जाती है और दांत पीसते हुए सोचती है, उसे कैसे पता चला कि मेरे पास 28 बॉयफ्रेंड हैं? डैम इट, ये बंदा कौन है? वो उदास होकर आगे बढ़ती है। मन में कहती है, इस तरह का रिच और हैंडसम बंदा हर रोज देखने को नहीं मिलता। तभी सीन थोड़ा कॉमिक हो जाता है। एक बुजुर्ग आदमी चंदी के पास आता है और कहता है, यंग लेडी, मैंने सुना कि आपकी पाइप लीक हो गई है। मैं प्रोफेशनल पाइप मेंटेनेंस करता हूँ, 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। अगर वो हैंडसम गाय आपकी पाइप फिक्स नहीं कर सकता तो मैं कर सकता हूँ। ये सुनते ही चंदी का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से और शर्म से चिल्लाती है, तुम ओल्ड मैन, कितने डिस्गस्टिंग हो। ओल्ड मैन हैरान होकर कहता है, अरे अगर वो यंग बॉय आपकी लीक पाइप फिक्स कर सकता है तो मैं जो लाइसेंस प्रोफेशनल हूँ क्यों नहीं कर सकता? चंदी और गुस्से में चली जाती है। हे भगवान, आज मुझे किस किस तरह के लोगों से मिलना पड़ रहा है। ओल्ड मैन वहीं खड़ा कंफ्यूज, मैंने ऐसा क्या कह दिया? और तभी पास खड़ा एक बंदा हंस देता है। ओल्ड मैन पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें फनी क्या है? वो बंदा उसके कान में धीरे से समझाता है, ओल्ड मैन, जिस लीक पाइप की वो लड़की बात कर रही थी वो पाइप नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वो एक अलग लीक पाइप है जो सिर्फ बेड पर सोने के बाद ही ठीक होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये सुनते ही ओल्ड मैन शॉक में, हे भगवान, आजकल की जनरेशन कितनी बोल्ड हो गई है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं एक रियल एस्टेट ऑफिस के सामने 2 एजेंट्स खड़े हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक लग्जरी कार रुकती है। एक एजेंट मन ही मन सोचता है, फिर से कोई रिच बंदा आ गया जो अपने बाप का पैसा उड़ाकर शो ऑफ करेगा। पूरा टाइम वेस्ट है, चलो इसे साबू को हैंडल करने दो। जैसे ही कार का डोर खुलता है और बाहर निकलता है जंग चेन, दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं। एक एजेंट वहां से जाने लगता है और अपनी जूनियर फीमेल एजेंट से कहता है, तुमने पहले भी प्रैक्टिस की है, बस ट्रेनिंग फॉलो करो, सब ठीक हो जाएगा। वो लड़की जिसका नाम जाओबू है जंग चेन के पास आती है और पोलाइटली ग्रीट करती है, वेलकम सर, मैं रियल एस्टेट एजेंट जाओबू हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जंग चेन सीधा कहता है, वेल, मुझे कुछ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी दिखाओ। जरूर सर, लेकिन उससे पहले आपका अप्रोक्सीमेट बजट क्या है? तभी दूर खड़ा वही मेल एजेंट मन में मुस्कुराता है, जाबू, दोस्ती मत करना, इस बिजनेस में बहुत लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए आते हैं, तुम्हें सीखना होगा कि असली क्लाइंट कौन है। सीन आगे बढ़ता है। जन को प्रॉपर्टी डिटेल्स एक्सप्लेन कर रही होती है, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे अचानक याद आता है, ओह नो, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। सर, क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक एरिया है जहां आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं? वेल, मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो रेंट पर देना आसान हो। ठीक है सर, आप कुछ सेकंड रुकिए। जंग चेन मन ही मन सोचता है, कितनी इनएक्सपीरियंस्ड है, जरूर न्यू है, बात करने में थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन सेल्स टैक्टिक जेन्युइन है। चलो इसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। वो फिर से फ्रेंडली स्कैनर यूज करता है और प्रोफाइल खुलती है। नेम जाओबू, एज 19 years old, हाइट 163 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 90, बॉडी काउंट 0। ये देखकर जंग चेन सोचता है, कॉलेज जाए बिना काम शुरू कर दिया, आसान नहीं है। सर प्लीज ये लोकेशन देखिए, एकदम परफेक्ट है। यहाँ प्रॉपर्टी का प्राइस 3 लाख से लेकर 1 मिलियन युआन के ऊपर है। जंग चेन थोड़ा परेशान होकर सोचता है, सिस्टम ने जो क्रिटिकल हिट कार्ड दिया है वो सिर्फ 1 मिलियन के अंदर काम करेगा, अगर इसे ज्यादा खर्चा किया तो कार्ड काम नहीं करेगा। जाओबू पूछती है, सर क्या आप अनसेटिस्फाइड हैं? क्या मैं दूसरा प्रॉपर्टी चूज करूं? जंग चेन सोचता है, अगर मैं 8 लाख या 9 लाख युआन में परचेस करता हूं तो लॉस ही होगा। और यहीं पर सीन फ्रीज हो जाता है।
सीन शुरू होता है जंग चेन के एक दमदार प्रपोजल से। क्या हम ये नेगोशिएट कर सकते हैं? अगर पॉसिबल है तो मैं एक ही बार में इस तरह के 5 प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। ये सुनते ही जाओबू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। शक के लहजे में पूछती है, क्या? हाँ हाँ जरूर, लेकिन क्या आप श्योर हैं कि एक ही बार में 5 प्रॉपर्टी खरीद लेंगे? जंग चेन बिना हिचके जवाब देता है, बिल्कुल। अगर तुम हर एक प्रॉपर्टी का प्राइस एग्जैक्टली 1 मिलियन युआन रखो तो मैं फुल कैश पेमेंट करूंगा और ये 5 प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। ये सुनते ही जाओबू शॉक हो जाती है। क्या आप फुल कैश पेमेंट करेंगे? बिल्कुल, और रेंटल मैनेजमेंट के लिए मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जाओबू के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। मन ही मन सोचती है, अगर ये सच है तो सेल्स और रेंटल दोनों में मुझे बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। हे भगवान, ये तो ड्रीम डील है। उधर थोड़ी दूरी पर खड़ा वही एजेंट जो पहले प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराने से मना कर रहा था, उनकी बात सुन लेता है। वो शॉक होकर सोचता है, क्या ये रिच बंदा सच में एक ही बार में 5 प्रॉपर्टी लेने वाला है? डैम इट, मेरा तो खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। ये मौका मैं गंवा बैठा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ मिनट जाओबू डील फाइनलाइज कर चुके हैं। उसी वक्त ऑफिस का मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। सर, मैं इस जगह का मैनेजर हूँ जाओबू, और मैंने आपके लिए 5 प्रॉपर्टी सिक्योर कर दी हैं। टोटल प्राइस है 5 मिलियन युआन और एजेंसी को कमीशन मिलेगा 2%। आप कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लीजिए, अगर सब सही लगे तो साइन कर दीजिए। जंग चेन बिना टाइम वेस्ट किए साइन कर देता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं जाओबू को ट्रस्ट करता हूँ और फ्यूचर में अगर प्रॉपर्टी लेनी होगी तो मैं उसी से कांटेक्ट करूंगा। जाओबू ब्लश करते हुए मन में सोचती है, एजेंसी को 2% कमीशन मिलेगा। एजेंसी कट के बाद भी मुझे 40 से 45 हजार युआन मिलेंगे और मिस्टर जंग फ्यूचर में भी प्रॉपर्टी लेंगे। ये आदमी आखिर है कौन? तभी जंग चेन के सिस्टम पर डिंग डिंग नोटिफिकेशन आता है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 5 बार 1 मिलियन युआन खर्चा किया है। क्रिटिकल स्ट्राइक कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। आपको 3 बार 50 गुना, 1 बार 45 गुना और 1 बार 35 गुना रिटर्न मिला है। जंग चेन शॉक में, होली, मैं सोच रहा था कि सिर्फ 10 गुना रिटर्न मिलेगा, पर ये तो कमाल हो गया। अभी वो खुश हो ही रहा होता है कि दूसरा नोटिफिकेशन, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आप लेवल अप कर चुके हैं, अब आपको हर सेकंड 0.8 युआन मिलेगा। जंग चेन की आंखों में चमक। लगता है जाओबू मेरे लिए लकी चार्म है। 25 मिलियन युआन खर्च करके 230 मिलियन युआन रिटर्न कमाना, ये तो पास्ट लाइफ से बिल्कुल अलग है। वो मुस्कुराते हुए जाओबू से कहता है, जाओबू, क्या तुम कुछ मिनट के लिए मेरे साथ आ सकती हो? अबू, हाँ सर, बताइए। लेकिन तभी मैनेजर पास आकर जाओबू के कान में धीरे से कहता है, मिस्टर जंग की वजह से तुम्हें अच्छा कमीशन मिला है, तो आज रात उन्हें डिनर पर ले जाना और कोशिश करना कि तुम दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाए। ये सुनते ही कि दिमाग में फैंटेसी सीन चलने लगता है। डिनर के बाद जंग चेन उसे होटल ले जाएगा, बेड पर नॉकडाउन करेगा और सॉफ्ट आवाज में कहेगा, जाओबू, ये हमारा लास्ट टाइम नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बेटर लाइफ दूंगा। वो ब्लश करके रियलिटी में लौटती है और कहती है, मिस्टर जंग, शायद आज रात नहीं, पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें। आज रात क्यों नहीं? तुम मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दो। बैंक अकाउंट नंबर? आपको मेरी अकाउंट डिटेल्स की क्या जरूरत है? आज तुम मेरी लकी चार्म हो। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ और दोबारा मिलना चाहता हूँ। जाबू को समझ नहीं आता, लेकिन वो नंबर दे देती है। कुछ सेकंड बाद जाबू के फोन पर बैंक का मैसेज, कंग्रेचुलेशंस, आपके अकाउंट में 35,000 युआन डिपॉजिट किया गया है। वो शॉक रह जाती है और सामने खड़ा जंग चेन मन में सोच रहा होता है, मैंने अभी अभी 200 मिलियन युआन कमाए हैं, तो 35,000 देकर उसका ट्रस्ट जीतना कोई बड़ी बात नहीं। तभी सिस्टम से फिर नोटिफिकेशन, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, जाबू की आपके ऊपर फेवरेबिलिटी 85% हो चुकी है। जंग चेन हल्का डिसअपॉइंटेड, सिर्फ 35,000 युआन से फेवरेबिलिटी 50 से 85 हो गई। सच में पैसा सुप्रीम है। वहीं जाबू से देख ब्लश करते हुए सोचती है, मिस्टर जंग हैंडसम भी हैं और जेनरस भी। अगर वो आज रात मेरे साथ वो सब करना चाहें तो शायद ये फास्ट है, लेकिन सही है। ठीक है जाबू, आज तुमने अच्छा काम किया, मैं अब जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। जाबू उसे रोकना चाहती है, लेकिन वो अपनी बात कह भी नहीं पाती और जंग चेन लग्जरी कार में बैठकर चला जाता है। वो उसे जाते हुए देख सोचती है, क्या मिस्टर जंग यूं ही चले गए? वो अपने घर आता है और बड़े ही क्यूट अंदाज में आवाज लगाता है, मॉम, मैं घर आ चुका हूँ। और तभी उसकी मॉम भी बड़ी एक्साइटमेंट में कहती है, ओ लिटिल जंग, तू एकदम सही टाइम पे आया है, देख मैंने तेरे लिए तेरा फेवरेट वाटरमेलन काट के रखा है। ये सुनकर जियांग चेन मुस्कुराते हुए कहता है, ओह थैंक्स मॉम। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है उसके डैड की। वो जियांग से सवाल करता है, क्या तुम बाहर घूमने के लिए गए थे? वैसे तुम कह रहे थे ना कि तुम ग्रेजुएशन ट्रिप पे जा रहे हो, क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो? अब डैड की ये बातें सुनकर जियांग थोड़ा सोचते हुए कहता है, मैं सांगा यूनिवर्सिटी में जाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि वो एरिया कैसा है। डैड मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अच्छा ठीक है, तुम जो भी डिसीजन लोगे हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और रही बात खर्चे की तो उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देगी।
अब यहाँ मॉम को मौका मिल जाता है टीज करने का। वो हंसते हुए कहती हैं, हनी अगर तुम इस तरह उस पे पैसे फेंकते रहोगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, वो मामाज बॉय या फिर डैडीज बॉय बन जाएगा और फिर उसके लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मॉम डैड की इस मस्ती को देखकर जियांग थोड़ा शर्माते हुए कहता है, कम ऑन मॉम, इस तरह की बातें मत कहिए। और फिर मन ही मन खुद से कहता है, अब मैं वो पास्ट लाइफ वाला बुद्धू जियांग नहीं हूँ। इस बार मैं आप दोनों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और एक बहुत ही बढ़िया डॉटर इन लॉ लेके आऊंगा। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जियांग चेन सैंकाई सिटी की ट्रिप के लिए फ्लाइट पकड़ता है। वो अपनी सीट ढूंढते हुए मन में सोचता है, मुझे पहले ही टिकट बुक कर लेना चाहिए था, नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़ती। वो ये सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसका किसी लड़की से टकराव हो जाता है। वो जल्दी से कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर देना। लेकिन जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है, जैसे ही जियांग उसकी शक्ल देखता है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। मन ही मन सोचता है, वेट, क्या ये जन है? और वहीं लड़की भी मुस्कुराते हुए कहती है, ओह तुम तो जियांग हो। ये सुनकर जियांग भी थोड़ा हैरान लेकिन खुश होकर कहता है, एग्जैक्टली, और फिर बताता है, वैसे यहाँ मेरी सीट है। अब लड़की हंसते हुए कहती है, वाओ क्या कोइंसिडेंस है, मेरी सीट भी यहीं है। और फिर वो दोनों अगल बगल बैठ जाते हैं। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है एक नए बंदे की। वो लड़का आता है, जियांग को हल्का सा धक्का देता है और लड़की से बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में कहता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, मेरी सीट भी यहीं है, ठीक तुम्हारी साइड में, लगता है हम साथ में ट्रैवल करने वाले हैं। अब ये सब देखकर जियांग थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो उस लड़की से कहता है, जिन तुम यहीं बैठो, और खुद बीच वाली सीट पे बैठ जाता है। अब ये हरकत उस लड़के को पसंद नहीं आती। गंभीर आवाज में कहता है, हे ब्रो, वो मिडिल वाली सीट उस ब्यूटीफुल लेडी की है ना? प्लेन में कोई इस तरह से सीट चेंज नहीं करता। अब जियांग बड़ी ही शांत लेकिन दबदबे वाली आवाज में जवाब देता है, हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो कहाँ पे बैठना है, सीट चेंज करनी है या नहीं, ये हमारा मैटर है, तुम्हारा नहीं। अब उस लड़के को मजबूरी में अपनी सीट लेनी पड़ती है। लेकिन बैठते ही वो लड़की से फ्लर्ट करते हुए पूछता है, सो ब्यूटीफुल लेडी, तुम सैंकाई सिटी क्यों जा रही हो? जुन भी थोड़ा अनॉयड होते हुए जवाब देती है, काम के लिए शायद। और फिर वो अपनी नजर जियांग की तरफ घुमाकर थोड़ा टीजिंग अंदाज में पूछती है, जियांग और तुम क्यों जा रहे हो? जियांग स्माइल करते हुए कहता है, वेल मैं घर पे थोड़ा बोर हो गया था तो सोचा एक छोटी सी ट्रिप ले लूं। अब दोनों के बीच वाइब बनने लगती है, एक दूसरे को देखकर स्मर्क करते हैं जैसे कोई लव कपल हो। लेकिन तभी वो बंदा जो साइड में बैठा था फिर से बोल उठता है, मुझे 1 साल रिपीट करना पड़ा, लेकिन अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं भी सैंकाई सिटी ट्रिप के लिए ही जा रहा हूँ। और फिर वो अपनी बात खत्म करता है, वैसे मेरा नाम है क्योसेन, एकदम सुंदर महिला, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वैसे मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, इस सनगाई शहर में बहुत सारे टूरिस्ट ट्रैप हैं, मैं इस जगह पर बहुत बार आ चुका हूँ। यहाँ के जो होटल हैं वो एकदम डिजास्टर जोन में आते हैं, पर मैं जिस होटल में रहने वाला हूँ वो एक बहुत ही बढ़िया होटल है। मेरे डैड ने इसे मेरे लिए बुक किया है, वे लोग मुझे पिकअप करने के लिए कार भेजने वाले हैं। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम सबको लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि इस जगह पर टैक्सी का किराया बहुत ही ज्यादा महंगा है। उस बंदे की बातें सुनकर जियान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चुपचाप रही और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अजियांग चंद ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने जिस होटल को बुक किया है उसमें भी पिकअप सर्विस है, वो भी मुझे पिकअप करने के लिए आएगा। और जहां तक जुयान की बात है वो मेरे साथ है, तो तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग चंद की ये बातें सुनकर वो बंदा हैरान हो गया और बोला, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो तुमने कौन सा होटल बुक किया है? जियांग चंद ने जवाब दिया, यंगयान होटल। जियांग चंद के मुंह से ये नाम सुनकर वो बंदा एकदम चौंक गया। उसने चौंकते हुए कहा, क्या यंगयान होटल? क्या तुम उसी अल्ट्रा लग्जरी होटल के बारे में बात कर रहे हो जिसकी कीमत 3 अरब 30 करोड़ युआन है? मैं उस होटल में एक बार रह चुका हूँ। एक रात के लिए सिर्फ एक कमरे का किराया 9,000 युआन है, पर जहां तक मुझे पता है वहां कोई पिकअप सर्विस नहीं है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? उस बंदे की ये बातें सुनकर जियांग चंद ने कहा, देखो, मुझे इस सब के बारे में इतना कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने कंट्री विला बुक किया है। जियांग चंद की ये बातें सुनकर जुयान चौंक गई। वह चौंकते हुए बोली, सिर्फ एक रात के लिए कंट्री आर्ट विला का किराया 80,000 युआन है। जियांग चंद, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी एक अमीर परिवार से हो। जुयान की ये बातें सुनकर जियांग चंद मुस्कुराया और बोला, कम ऑन, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम खुद एक अमीर परिवार से नहीं हो। फिर जियांग चंद मन ही मन में कहने लगा, जुयान सिर्फ हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की नहीं है, बल्कि वो शहर के जाने माने अमीर परिवारों में से एक से है। जब वो स्कूल आती थी तो रोल्स रॉयस से आती थी। हमारे स्कूल का हर लड़का उसे पाना चाहता था, पर कोई भी उससे बात करने की हिम्मत तक नहीं करता था। वो सुंदर, अमीर होने के बावजूद घमंडी नहीं थी। पिछली जिंदगी में मेरा पूरा ध्यान मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जाओ जिया पर था, इसलिए मैंने जुयान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था।
पर मैंने ये ज़रूर सुना था कि हाई स्कूल के दूसरे साल में जुयान के परिवार में कुछ परेशानी आ गई थी और उसके बाद से वो पैदल चलकर स्कूल आती थी। तभी सीन वर्तमान पर आता है। जुयान उदास होकर जियांगचन से कह रही होती है, मैं अब एक अमीर लड़की नहीं रही। जुयान को उदास देखकर जियांगचन मन ही मन में कहता है, ओह, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। मुझे जितना जल्दी हो सके टॉपिक बदलना होगा। फिर जियांगचन जल्दी से टॉपिक बदलते हुए उन दोनों की स्कूल की जिंदगी के बारे में बात करने लगा। उसकी बातें सुनकर जुयान मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमारी स्कूल की जिंदगी बहुत मजेदार थी। जुयान को मुस्कुराते हुए देखकर जियांगचन ने चैन की सांस ली और मन ही मन में कहा, तो आखिरकार मैंने स्थिति को संभाल लिया है। वैसे चलो देखते हैं कि जुयान की मेरे लिए फेवरेबिलिटी कितनी है। फिर उसके बाद उसने जुयान पर अपना फ्रेंडली स्कैनर चालू कर दिया। स्कैनर चालू होते ही जियांगचन के सिस्टम पर जुयान की प्रोफाइल खुल गई। नाम जुयान, उम्र लंबाई 172 सेंटीमीटर, रंग रूप 9600, होस्ट के लिए जुयान की फेवरेबिलिटी 75%। सिस्टम पर जुयान की फेवरेबिलिटी इतनी ज्यादा देखकर वो थोड़ा चौंक गया। उसने मन ही मन में कहा, 75%? इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि जुयान मुझे शुरू से ही पसंद करती हो? कुछ घंटों बाद का सीन, हम जियांगचन और जुयान को सनगाई हवाई अड्डे पर देखते हैं। वहां उतरते ही हमें एक खूबसूरत महिला दिखती है जो जियांगचन के नाम की तख्ती लेकर एक कार के सामने खड़ी होती है। वह बहुत प्यार से जियांगचन से कहती है, हेलो मिस्टर जियांग, मेरा नाम यान है। आपने जो कंट्री विला बुक किया है उसके कारण मैं आपकी प्राइवेट बटलर हूँ। उस लड़की के इतने प्यारे अंदाज और पहनावे को देखकर जियांगचन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मन ही मन में कहने लगा, यान यान, जैसा मैंने सोचा था सब कुछ एकदम प्रोफेशनल है। फिर ये सब सोचते हुए उसने अपने बगल में खड़ी जुयान से पूछा, वैसे जुयान, तुम कहाँ रहने वाली हो? ये सुनकर जुयान ने कहा, मैं अपनी एक सहेली के घर पर रहूंगी। वैसे वो यंगयान होटल से ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए जियांगचन, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खुद टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। तभी अचानक हम जियांगचन को देखते हैं। वो जुयान का सूटकेस अपनी कार में रखते हुए कहता है, जुयान, कार में बैठो, हम पुराने क्लासमेट हैं तो तुम्हें इतना स्ट्रेंज व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे यान, क्या तुम सबसे पहले मेरी क्लासमेट को छोड़ सकती हो? ये बातें सुनकर जियांगचन की बटलर ने कहा, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वे तीनों कार में बैठकर जुयान के ठिकाने की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी अचानक हमें उन तीनों की कार के पीछे वही बंदा दिखता है जो प्लेन में जुयान और जियांगचन को परेशान कर रहा था। वो मन ही मन में कह रहा था, क्या ये बंदा असली में इतना अमीर है? मुझे उम्मीद है कि वो खूबसूरत लड़की इस बंदे के जाल में न फंस जाए। अगर वो बंदा इस लड़की को ड्रग्स देकर उसके साथ कुछ गलत करता है तो इस लड़की की खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी। नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे उस लड़की को बचाना ही होगा। हो सकता है कि उसे बचाने के कारण वो बाद में मुझसे प्यार करने लगे। आज जियांगचन ने जुयान को उसके ठिकाने पर छोड़ दिया होता है। जुयान कार से बाहर आते हुए कहती है, जियांगचन, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। अगर तुम बुरा न मानो तो चलो एक दूसरे को चैट पर ऐड करते हैं, मैं तुम्हें बाद में पार्टी दूंगी। जुयान की ये बातें सुनकर जियांगचन ने कहा, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुमने ये खुद कहा है तो भूल मत जाना। ये बातें सुनकर जुयान ने कहा, कम ऑन, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद जुयान अपनी सहेली के घर चली जाती है और जियांगचन अपने होटल की तरफ जाने लगता है। पर तभी अचानक हमें उन दोनों के पीछे वही परेशान करने वाला बंदा दिखता है। वो सामने का नजारा देखकर बहुत चौंक जाता है। मन ही मन में कह रहा था, क्या ये कैसे हो सकता है? उस बंदे ने इतनी खूबसूरत लड़की को यूं ही जाने दिया। लगता है मेरा हीरो बनकर रोमांटिक एनकाउंटर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 1 घंटे बाद का सीन, जियांगचन अपना बुक किया हुआ कंट्री विला पहुंच गया होता है। वो सामने का नजारा देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, बुरा नहीं है। यंगयान होटल का कंट्री विला, जितना मैंने पैसा खर्च किया है ये सब उसके लायक है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, पर अचानक हम जियांगचन की प्राइवेट बटलर यान को देखते हैं। वह पीछे से जियांगचन के कपड़े धीरे धीरे खोलते हुए कह रही होती है, जियांग, तुम्हारा बात तैयार हो चुका है। यान की ये हरकत देखकर जियांगचन बहुत चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम ये क्या कर रही हो? ये मत कहना कि यह भी तुम्हारी सर्विस का हिस्सा है। ये बातें सुनकर यान कहती है, हाँ, तुम्हें नहाने में मदद करना मेरी सर्विस का हिस्सा है, पर जहां तक तुम्हारे अंडरवियर की बात है तो ये तुम्हें खुद संभालना होगा। फिर उसके बाद जियांगचन नहाने के लिए अपने सारे कपड़े उतारकर पानी में उतर जाता है और वहीं दूसरी तरफ यान को देखते हैं। वह कुछ दस्ताने पहनते हुए कहती है, जियांगचन, तुम्हें साफ करना मेरी सर्विस का हिस्सा है। फिर उसके बाद हम यान को देखते हैं। वह धीरे धीरे जियांगचन के पूरे शरीर को साफ करने लगती है। वहीं पर यान की ये सब हरकत देखकर जियांगचन बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था, धत, ये एहसास बहुत ही जबरदस्त है, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहा हूँ।
पर मुझे खुद को संभालना होगा। वैसे अगर मैं करीब से देखूं तो यान सच में बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। इसके बाद जियांग चन ये सब सोचते हुए अपनी कल्पना में खो गया कि कैसे यान उसे एक खास सर्विस देने वाली है। इन सब ख्यालों में खोकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। पर तभी अचानक यान को देखते हैं। वो जियांग चन को जगाते हुए कहती है, जियांग चन, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म महसूस हो रही है। क्या पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया है? यान की ये बातें सुनकर जियांग चन होश में आया और मन ही मन में कहने लगा, धत, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। अगर यान मुझे जगाने में थोड़ी भी देर करती तो मैं खुद पर से पूरी तरह से कंट्रोल खो देता। जियांग चन ये सब सोच ही रहा था, पर तभी अचानक पीछे खड़ी यान कहती है, मिस्टर जियांग, आज रात हमारे यंग यान होटल में एक रिसेप्शन होने वाला है। आप एक सुपर वीआईपी होने के नाते इस रिसेप्शन में हिस्सा ले सकते हैं। ये बातें सुनकर जियांग चन कहता है, क्या रिसेप्शन? किस तरह का रिसेप्शन? यान ने जवाब दिया, हमारे होटल के एक प्लैटिनम गेस्ट ने इसे आयोजित किया है और इस रिसेप्शन में मुख्य रूप से कुछ ज्वेलरी की नीलामी होने वाली है। यान की ये बातें सुनकर जियांग चन कहता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा। कुछ घंटों बाद का सीन हम यान को देखते हैं। वो जियांग चन को नीलामी घर में ले आई होती है। फिर उसके बाद वहां से जाते हुए कहती है, ठीक है मिस्टर जियांग, मैं अभी जा रही हूँ, आप आनंद लीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यान के वहां से जाने के बाद जियांग चन आसपास का नजारा देखते हुए मन ही मन में कहता है, ओह, नीलामी तो पहले से ही शुरू हो चुकी है। वैसे यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसके बाद वो ये सब सोचते हुए उसी जगह पर आ जाता है जहाँ नीलामी हो रही होती है। तभी एक एंकर सबको संबोधित करते हुए कहता है, तो चलिए अब जो अगली नीलामी होने वाली है वो है एक टॉप नॉच वॉच। इसे पूरे 10 साल तक विकसित करने के बाद आज आखिरकार इसे मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। ये एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। इस तरह की घड़ियां पूरी दुनिया में सिर्फ 10 हैं। तो चलिए इसकी बोली लगाना शुरू करते हैं। इसकी बोली की कीमत 50 लाख युआन से शुरू होती है। उस एंकर की ये बातें सुनकर और नीलामी में वो घड़ी देखकर जियांग चन बहुत चौंक जाता है और उत्साहित हो जाता है। मन ही मन में कहने लगा, क्या इस घड़ी की कीमत अभी सिर्फ 1,50,00,000 है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है सिर्फ 3 साल के अंदर इसकी बाजार कीमत 3 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद वो ये सब सोचते हुए उस घड़ी को पाने के लिए 1,55,00,000 युआन की बोली लगाता है। पर तभी एक दूसरा बंदा बोली लगाते हुए कहता है, मैं 1,60,00,000 युआन की बोली लगाता हूँ। दूसरे की बोली देखकर भी जियांग चन नहीं रुकता है, वो लगातार बोली लगाने लगता है। जियांग चन को इतनी ज्यादा कीमत की बोली लगाते हुए देखकर वहां जितने भी लोग थे वो सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो सब आपस में बात करने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, हे भगवान, ये बंदा कौन है? सिर्फ एक घड़ी के लिए 1,80,00,000 युआन खर्च कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि जियांग चन के 1,80,00,000 की बोली के बाद और कोई भी उस घड़ी पर बोली नहीं लगाता है। ये देखकर स्टेज पर खड़ा वो एंकर ऐलान करते हुए कहता है, 1,80,00,000 एक बार, 1,80,00,000 2 बार, 1,80,00,000 3 बार। बिक गया। बधाई हो नंबर 35, आप इस चीज को जीत चुके हैं। दूसरी तरफ हम 2 अमीर सेकंड जनरेशन यंग मास्टर को जियांग चन के पास आते हुए देखते हैं। वो कहता है, हे दोस्त, मेरा नाम क्विन फैन है और मेरे दोस्त का नाम वांग जन है। दरअसल इस घड़ी को पाने के लिए तुम्हारे साथ जो लड़ रहा था वो मैं था। वैसे मैं देख सकता हूँ कि भाई जियांग को ये घड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई है। क्या भाई जियांग को अक्सर घड़ियों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है? ये बातें सुनकर जियांग चन कहता है, देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे इसमें दिलचस्पी है या पसंद है, बल्कि मैं इस तरह की घड़ी तो पहली बार खरीद रहा हूँ। मैं सिर्फ कुछ नया आजमाना चाहता था। जियांग चन की ये बातें सुनकर क्विन फैन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो हंसते हुए कहता है, धत, भाई जियांग सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वैसे मैंने भाई जियांग को इस तरह की जगह पर पहले कभी नहीं देखा है। तुम यहाँ के लिए बहुत अनफेमिलियर लग रहे हो। ये बातें सुनकर जियांग चन कहता है, देखो, मैं कल ही संगाई शहर में आया हूँ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, तो ये आम बात है कि तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा है। जियांग चन की ये बातें सुनकर क्विन फैन और भी ज्यादा चौंक जाता है। वो चौंकते हुए कहता है, क्या तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? इसका मतलब तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 साल है? धत, ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। मैं तो तुम्हारी उम्र में इस तरह की असाधारण बोली लगाने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। पर चाहे जो भी हो भाई जियांग, अगर भविष्य में समय मिलता है तो हम जरूर एक साथ घूमने जाएंगे। ये बातें सुनकर जियांग चन कहता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वांग जेन और क्विन फैन जियांग चन से बात करने के बाद वहां से चले जाते हैं। तभी उन दोनों के वहां से जाने के बाद अचानक हमें दिखता है
कि जियांगचन के सिस्टम में डिंग की आवाज के साथ एक नोटिफिकेशन आता है। बधाई हो होस्ट, आप लेवल अप हो चुके हैं। अब जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आप हर एक सेकंड में 1 युएन कमाएंगे। सिस्टम के इस नोटिफिकेशन को देखकर जियांगचन मन ही मन में कहने लगा, अब लेवल अप होने के बाद मेरी महीने की कमाई 25,90,000 युएन हो चुकी है और साल की कमाई 3 करोड़ युएन हो चुकी है। वैसे आम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है, पर मेरे भविष्य की योजनाओं के हिसाब से ये रकम सिर्फ धूल के बराबर है। जियांगचन ये सब सोचते हुए आगे जा ही रहा होता है, पर अचानक उसकी नजर बगल में जाती है। वो बगल में किसी को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। चौंकते हुए कहता है, जाओ जिया। तभी हमें दिखता है कि जियांगचन के सामने वही जाओ जिया होती है जिसने कहानी की शुरुआत में जियांगचन के साथ रात बिताई थी। वो जियांगचन से कहती है, अरे तुम तो उस रात वाले बंदे हो। जियांगचन कहता है, हाँ एकदम सही कहा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक खूबसूरत महिला मेरे साथ रात गुजारेगी, उसके साथ ही साथ मुझे पैसे भी देकर जाएगी। जियांगचन की ये बातें सुनकर जाओ जिया जियांगचन का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, तुम छोटे शैतान, मैं सोच रही थी कि तुम 18 साल के गरीब कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो इसलिए मैंने तुम पर तरस खाया, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम असल में एक अमीर परिवार से हो। जियाओ की ये बातें सुनकर जियांगचन अचानक जाओ जिया की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अरे हाँ, ये सच है कि मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मुझे फिर से तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। ये कैसा रहेगा कि ये नीलामी खत्म होने के बाद मैं एक विला बुक करूँ, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर समय बिताएंगे। जियांगचन की ये बातें सुनकर जाओ जिया अपने प्यारे अंदाज में कहती है, हाँ जरूर, और वैसे भी मैं पीना चाहती हूँ, पर हाँ तुम तैयार रहना, तुम्हें पहले से भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से फ्लर्ट वाली बातें कर ही रहे थे, पर अचानक हमें दिखता है कि उन दोनों के पीछे एक गुंडे जैसा दिखने वाला एक बंदा आ जाता है जो जाओ जिया का एक्स रहता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, जाओ जिया तुम क्या कर रही हो? वो दांत पीसते हुए कहती है, तुम बहुत घिनौने हो, तुम सिर्फ मुझे एक आड़ के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि तुम पीछे छिपकर किसी भी औरत या आदमी के साथ रात बिता सको, बिस्तर पर सो सको। तो दोस्तों यहाँ से ये पक्का हो गया है कि जाओ जिया की सगाई टूट चुकी है। तभी अचानक दूसरी तरफ जियांगचन के सिस्टम पर डिंग की आवाज के साथ एक नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो होस्ट, आपको एक मिशन दिया गया है। आपको 2 विकल्प मिलते हैं, उनमें से आपको एक चुनना है। पहला विकल्प, जाओ जिया की मदद किए बिना यहाँ से चले जाइए, आपको इनाम के तौर पर 250 जी युआन मिलेंगे। दूसरा विकल्प, जाओ जिया की मदद कीजिए और जिंगिया के गालों पर जोर से थप्पड़ मारिए, आपको इनाम के तौर पर आपकी शारीरिक शक्ति को 3 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। उसके साथ ही आपको एक बैड लक कार्ड भी मिलेगा। सिस्टम के इस नोटिफिकेशन को देखकर जिन बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वो मन ही मन में कहने लगता है, वाह सिस्टम ने क्या बढ़िया ऑफर दिया है। पर सिस्टम, मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर मुझे इनाम के तौर पर मेरी शारीरिक शक्ति को 3 गुना तक बढ़ा दिया जाता है तो क्या मेरा छोटा भाई भी मजबूत बन जाएगा? ये बातें सुनकर सिस्टम कहता है, हाँ जरूर, आपके शरीर का हर एक हिस्सा लेवल अप हो जाएगा। सिस्टम की ये बातें सुनकर जियांगचन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद वो सीधा जाओ जिया के एक्स फियांसे के मुंह पर जोर से घूंसा मारते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो अच्छे काम में देरी क्यों? जियांगचन के इस काम को देखकर और उसकी इस बहादुरी को देखकर जाओ जिया जो पीछे खड़ी थी वो जियांगचन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है, उस पर फिदा हो जाती है। जियांगचन के लिए उसकी फेवरेबिलिटी 10% बढ़कर 60% से 70% हो जाती है। पर तभी अचानक हमें दिखता है कि उस जगह पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और जाओ जिया के एक्स फियांसे को जमीन से उठाते हुए कहते हैं, सर प्लीज शांत हो जाइए, कुछ भी ज्यादा गंभीर नहीं हुआ है तो इसे शांति से हल कर लीजिए। उस सिक्योरिटी गार्ड की ये बातें सुनकर वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, क्या हल हो जाएगा? इसने मुझे मारा है, क्या तुम सब अंधे हो चुके हो? जल्दी से पुलिस को बुलाओ और उसे गिरफ्तार करो। उस बंदे की ये बातें सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो मन ही मन में कहने लगता है, आज इस नीलामी में जितने भी लोग आए हैं वो सभी बड़े बड़े व्यापारी हैं, मैं किसी को भी नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पर तभी हम दूसरी तरफ जाओ जिया को देखते हैं। वो जियांगचन के पास आते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, अगर यहाँ पुलिस आती है तो मैं कहूंगी कि इसने मुझे परेशान किया था और तुमने सिर्फ मेरी रक्षा की है। ये बातें सुनकर जियांगचन मन ही मन में कहने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जाओ जिया इस तरह से मेरा बचाव करेगी। सच में ये एहसास बहुत ही बढ़िया है। जियांगचन ये सब सोच ही रहा था, पर अचानक जाओ जिया का एक्स फियांसे हिजरो जैसी हरकतें करते हुए कहने लगा, इतना बड़ा होटल है, सीसीटीवी कैमरा की कोई कमी नहीं है, मैं फुटेज देखूंगा और सबूत इकट्ठा करूंगा और जिसने मुझे तंग किया है उससे मैं हिसाब चुकता करूंगा, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा।
वो ये सब कह ही रहा होता है, पर अचानक हमें दिखता है कि उस जगह एक बंदा चाकू लेकर आ जाता है और पागलों की तरह इधर उधर लोगों को मारते हुए चिल्ला रहा होता है। मेरी बीवी एक घिनौनी औरत है जो छिपकर अनजान बंदे के साथ रात बिताने के लिए यहाँ आई है, और जब मैं ये देखने के लिए इस जगह पर आया तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया, जो माफी के लायक नहीं है। मैं तुम सबको जिंदा जाने नहीं दूंगा, पर मेरे पास सिर्फ एक शर्त है। उन दोनों धोखेबाज जोड़ी को यहाँ लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम सबको यहीं मार डालूंगा। पर तभी अचानक हम जाओ जिया के एक्स फियांसे को देखते हैं। वो उस बंदे के सामने गिर गया होता है। वो उठने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। वो अपनी कांपती हुई आवाज में कह रहा होता है, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। पर तभी अचानक हमें दिखता महसूस करवा सकते हैं। सिस्टम के इस नोटिफिकेशन को देखकर जियांगचन मन ही मन में कहने लगा, अपराध को रोकना, इसका मतलब यह है कि जाओजिया के एक्स फियांसे को बचाना। पर यहाँ इनाम बहुत ही बढ़िया है, मैं इस इनाम को नहीं छोड़ सकता। पर उससे पहले मुझे सिस्टम का दिया हुआ इनाम मेरी हर एक शक्ति को 3 गुना तक बढ़ाना होगा। फिर उसके बाद जियांगचन जैसे ही सिस्टम का दिया हुआ इनाम इस्तेमाल करता है, उसकी हर एक विशेषता 3 गुना तक बढ़ जाती है। वो मन ही मन में कहने लगता है, वाह, जैसा सिस्टम ने कहा था। मेरी हर एक विशेषता 3 गुना तक बढ़ने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका हूँ। यहाँ तक कि मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि मेरा छोटा भाई भी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। मैं बिना थके लगातार 5 या 6 घंटे तक बिस्तर पर लड़ सकता हूँ। फिर उसके बाद जियांगचन अचानक अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस गुंडे के मुंह पर जोर से घूंसा मारता है, और घूंसे की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो गुंडा कई मीटर दूर जाकर गिरता है। तभी सामने के इस नज़ारे को देखकर और जियांगचन के इस काम को देखकर जाओजिया जो पीछे खड़ी थी, वो जियांगचन से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाती है, चौंक जाती है। वो मन ही मन में कह रही थी, क्या मैं ये क्या देख रही हूँ? जियांगचन सिर्फ एक अमीर 2nd जनरेशन यंग मास्टर ही नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा मजबूत और योगी भी है। कोई इतना ऑसम कैसे हो सकता है? और वहीं दूसरी तरफ हमें हिजरो जैसा दिखने वाला जाओजिया का एक्स फियांसे दिखता है। वो हिजरो जैसी हरकतें करते हुए कहने लगा, हे भगवान, यहाँ चल क्या रहा है? ये बंदा इतना मजबूत कैसे हो सकता है? देखना परी जीजू रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। रिप्लाई कर लो ना जीजू, भाव मत खाओ। मांग में तेरी तारे भर दूं, चांद को तेरा कंगन कर दूं। तो भाई उस गुंडे को एक जोरदार पंच मारकर जंग एकदम स्वैग में खड़ा था, और उसके पीछे जितने भी लोग थे वो सब ताली बजाते हुए कह रहे थे, अरे वाह, क्या बंदा है। 2 मूव में ही उस गुंडे को ढेर कर दिया। सच में ये जवान लड़का बहुत बहादुर है। फिर सीन बदलता है। कुछ मिनट बाद पुलिस आती है और उस गुंडे को लेकर जाने लगती है। तभी पुलिस का कैप्टन जंग के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जवान, तुमने आगे आकर इस गुंडे को रोका, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना पता नहीं क्या होता, कितने लोग अपनी जान गंवा बैठते। वो अभी ये सब कह ही रहा था कि अचानक वो जाजा की एक्स, जिसका नाम जिंग्या था, उनके बीच में आ जाता है। वो जंग की तरफ उंगली दिखाकर पुलिस वाले से कहता है, ऑफिसर, मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। इस आदमी ने मुझे बेइज्जत किया है और यहाँ मौजूद सब लोगों ने ये देखा है। ये सुनकर पुलिस वाला पीछे मुड़कर लोगों से पूछता है, माफ कीजिएगा, क्या आप सबने देखा कि इस आदमी को परेशान किया गया है? तभी जाजा आगे आती है और कहती है, ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये आदमी शादी के नाम पर मुझे ठगने की कोशिश कर रहा था। फिर जाजा पूरी बात तफसील से पुलिस वाले को समझाती है। तभी अचानक जंग के सिस्टम में डिंग की आवाज के साथ एक नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो होस्ट, जाजा की फेवरेबिलिटी बढ़कर 90% हो चुकी है। ये देखकर जंग मन ही मन सोचता है, जाजा की फेवरेबिलिटी 90%, इसका मतलब ये है कि वो मुझसे पूरी तरह प्यार में पड़ चुकी है। जंग अभी ये सोच ही रहा होता है कि सामने जाजा पुलिस वाले को सब कुछ बताने के बाद थोड़ी भावुक हो जाती है। ये देखकर जंग उसे अपनी तरफ खींचता है और गले लगाकर कहता है, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरे रहते हुए वो दोबारा तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। उनके बगल में खड़ा पुलिस वाला जाजा की पूरी बात सुनने के बाद जिंग्या से कहता है, लगता है यहाँ कुछ गलतफहमी हो गई है। मेरा सुझाव है कि आप दोनों बैठकर बात करके मसले को सुलझा लें। ये सुनकर जाजा का एक्स जिंग्या चिल्लाकर कहता है, क्या गलतफहमी? आप क्या कह रहे हैं? यहाँ सीसीटीवी फुटेज है। ये सुनकर जंग को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है, इस बंदे ने जाजा को दुख पहुंचाया पर एक बार माफी भी नहीं मांगी, और अब ये सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहा है।
लगता है सिस्टम का दिया हुआ बैड लक कार्ड इस पर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिर वो मन ही मन कहता है, सिस्टम जिंग्या पर बैड लक कार्ड एक्टिवेट करो। जैसे ही जंग का कमांड सिस्टम को मिलता है, डिंग की आवाज के साथ एक और नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो होस्ट, जिंग्या पर बैड लक कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। और कार्ड एक्टिवेट होते ही जिंग्या के फोन पर एक कॉल आता है। वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से कोई कहता है, सर यह एक धोखाधड़ी का अलर्ट है, आपके बैंक अकाउंट से 2 लाख युआन निकाले गए हैं, क्या आपने ही ये ट्रांजैक्शन किया है? ये सुनकर जिंग्या कहता है, नहीं ये धोखाधड़ी है, मैं तो अभी दूसरी जगह हूँ, मैंने कोई पैसा नहीं निकाला। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी एक लड़की हांफती हुई वहां आती है और चिल्लाकर कहती है, सर लाइसेंस प्लेट नंबर 3838 वाली आपकी कार है क्या? एक कार ने एक पेड़ को टक्कर मारी थी और वो पेड़ आपकी कार के ऊपर गिर गया, जिससे आपकी कार पूरी तरह से चूर चूर हो गई है। ये सुनकर जिंग्या सदमे में आ जाता है। वो दौड़कर वहां से जाता है और कहता है, हे भगवान, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? जैसे ही जिंग्या वहां से जाता है, जंग जाजा को वहां से ले जाते हुए कहता है, ये सच है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, चलो जाजा हम चलते हैं। सीन बदलता है, कुछ मिनट बाद का सीन दिखाते हैं। वो दोनों कुछ काम करने के लिए एक होटल में पहुंच जाते हैं। जाजा धीरे धीरे जंग के कपड़े खोलते हुए कहती है, चलो तुम्हारी बड़ी बहन को देखने दो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? ये सुनकर जंग कहता है, उसके जैसा कोई हारा हुआ इंसान मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। जंग की बात सुनकर जाजा कहती है, फिर भी तुम्हारी बड़ी बहन को देखने दो, वैसे मैं किसी और की मंगेतर हूँ, क्या ये जानकर तुम्हें गुस्सा आएगा? ये सुनकर जंग थोड़ी धीमी आवाज में कहता है, अरे यार ये कैसे हो सकता है, मैं बस थोड़ा हैरान हो गया था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा एक्स इतना घटिया होगा। जंग की बात सुनकर जाजा कहती है, जब मेरे दादाजी बहुत बीमार थे तब उन्होंने जिंग्या के साथ मेरी शादी की बात की थी, और ताकि मेरे दादाजी चैन से अपनी मौत को गले लगा सके मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर बाद में मुझे पता चला कि मेरा एक्स गे है। ये सुनकर जंग कहता है, तुमने बहुत तकलीफ झेली है, पर अब तुम चिंता मत करो, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जंग की बात सुनकर जाजा थोड़ी भावुक हो जाती है। वो शर्माते हुए कहती है, जंग क्या तुम्हें सच में बुरा नहीं लगता? मतलब क्या तुम मेरे साथ ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हो? फिर वो मन ही मन सोचती है, जंग मेरी जिंदगी का पहला मर्द है, वैसे उसके लिए मेरी भावनाएं इतनी गहरी नहीं हैं, पर इस तरह का रिश्ता डेटिंग के मामले में बहुत आसान है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि अचानक जंग उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बिल्कुल, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चिंता मत करो जाजा, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जंग की बात सुनकर जाजा बहुत खुश हो जाती है। वो शर्माते हुए जंग की तरफ देखती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को पाने की चाहत में धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारकर प्यार में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, और ये प्यार पूरी रात चलता है। सीन बदलता है, अगली सुबह का सीन दिखाते हैं। 2 अधेड़ उम्र की औरतें, जंग और जाजा जिस कमरे में रात गुजारे थे उस कमरे की सफाई कर रही होती हैं। एक औरत बिस्तर साफ करते हुए कहती है, हे भगवान, कल रात यहाँ क्या हुआ है? ये सुनकर दूसरी औरत कहती है, आजकल के बच्चों में सच में बहुत ताकत होती है। ये सुनकर पहली औरत कहती है, वैसे तुम और तुम्हारे बुजुर्ग पति बिस्तर पर ऐसा कुछ करते हो क्या? दूसरी औरत कहती है, अगर मेरे पति में इतनी ताकत होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं समय पर काम पर आ पाती? ये सुनकर पहली औरत कहती है, जो भी हो, कसम से इस उम्र में भी अगर कोई हैंडसम और जवान लड़का मिल जाए तो मजा ही आ जाए। फिर सीन बदलता है, कुछ मिनट बाद का सीन दिखाते हैं। जंग और जाजा पूरी रात युद्ध करने के बाद एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अचानक जंग के फोन पर एक ग्रुप से मैसेज आता है, जहां उसके सारे दोस्त नए कॉलेज में आने के बाद अपने माता पिता और रिश्तेदारों से मिले सारे गिफ्ट दिखा रहे होते हैं। ये सब देखकर जंग जाजा से कहता है, जाजा, मेरे 18वें जन्मदिन के लिए क्या मैं तुम्हारी टांगों की फोटो ले सकता हूँ? ये सुनकर जाजा थोड़ी हैरान हो जाती है। वो हैरानी से कहती है, ओह माफ करना, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? जंग कहता है, नहीं, आज मेरा जन्मदिन नहीं है, पर मेरे सारे दोस्त 18 साल के होने के बाद मिले गिफ्ट दिखा रहे हैं। तो भाई जंग को अपने दोस्तों को चिढ़ाने का मन कर रहा था, क्योंकि वो सब अपने नए नए गिफ्ट दिखा रहे थे। जंग के पास तो दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उसने ना जाजा की टांगों की फोटो मांग ली। ये सुनकर जाजा एक मस्त सा पोज देती हुई बोली, ठीक है मेरे बच्चे, जो करना है करो। फिर क्या था, जंग ने जाजा की एक के बाद एक कई फोटो खींची और अपने सारे दोस्तों को जलाने के लिए ग्रुप में डाल दी। जाजा की फोटो देखकर ग्रुप में जंग के सारे दोस्त एकदम जल भुन गए। एक दोस्त तो मन ही मन सोच रहा था, अरे जंग, तू मुझे मारना चाहता है क्या? सुबह सुबह ये सब पोस्ट करके साबित क्या करना चाहता है? अब सीन कट होता है कुछ घंटों बाद। जंग फरारी का शोरूम पहुंचता है नई कार खरीदने। जैसे ही वो अंदर गया, एक स्टाफ मेंबर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, हमारे फरारी शोरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये सुनकर जंग बड़े कूल अंदाज में बोला, वेल, क्या आपके पास स्टॉक में कोई कार है? मैं देखना चाहता हूँ। लड़की बोली, आप मेरे साथ आइए। लेकिन तभी बगल में एक मोटा बुजुर्ग आदमी दिखता है। वो एक खूबसूरत लड़की से कह रहा था,
सुवेन, अगर तुम्हें ये कार पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद सकता हूँ। लाल बालों वाली सुवेन शांति से बोली। बॉस वांग, आप बहुत दयालु हैं, पर कार खरीदना बहुत बड़ा फैसला है, आपको पक्का होना पड़ेगा। और रही बात मेरी राय की, तो वो सच में कोई मायने नहीं रखती। ये सुनकर बॉस वांग जानबूझकर उसके हाथ को छूते हुए बोला, अरे ये कैसे मायने नहीं रखती? जब तुम्हारी शूटिंग शुरू होगी मैं तुम्हें रोज पिक करने आऊंगा, और वैसे भी तुम्हें आराम से घूमने के लिए कार तो चाहिए। सुवेन हल्का हिचकिचाते हुए बोली, क्या सच में? लेकिन बॉस वांग, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारी शूटिंग का शेड्यूल हमेशा बदलता रहता है, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे फीमेल लीड का रोल देते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि मैं जी जान से मेहनत करूंगी। ये सुनकर बॉस वांग उसका हाथ जोर से खींचते हुए बोला, अरे मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो, फीमेल लीड का रोल तुम्हें ही मिलेगा। थोड़ा दूर खड़ा जंग ये पूरा सीन देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं यहाँ तो कार देखने आया था, पर ये तो पूरा ड्रामा चल रहा है। और रुको, अगर मुझे ठीक से याद है तो यही लड़की सुवेन कुछ सालों में बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने वाली है। वैसे उसकी पूल वाली एक फोटो बहुत वायरल हुई थी और उसी के बाद उसका करियर अगले लेवल पर चला गया था। इतने में बॉस वांग सुवेन से बोला, सुवेन, अगर ये कार तुम्हें पसंद है तो हम इसे ले लेंगे, उसके बाद हम दोनों ड्रिंक करने चलते हैं। सुवेन ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, बॉस वांग, मेरी राय मायने नहीं रखती और मुझे अब कंपनी मीटिंग के लिए जाना है। ये सुनकर बॉस वांग आग बबूला हो गया। छोटी हाइट की वजह से वो बड़ी मुश्किल से उसके चेहरे के पास आते हुए गर्ज कर बोला, तुम बस एक छोटी एक्ट्रेस हो जिसने अभी अपना करियर शुरू भी नहीं किया है। अपनी किस्मत से खेलना बंद करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी फिल्म में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और ये मासूम बनने का नाटक बंद करो। अगर करियर चाहिए तो होटल जाओ, नहाओ और मेरा इंतजार करो, वरना हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाओगी। पूरा शोरूम ये सुनकर चुप था। सुवेन शर्मिंदा तो हुई पर हिम्मत जुटाकर बोली, बॉस वांग, आप इन्वेस्ट करें या ना करें इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जवाब हमेशा एक ही रहेगा, मैं आपकी शर्तें नहीं मानूंगी। आगे जो करना है कर लो। इतने में अचानक जंग के सिस्टम से डिंग की आवाज आती है। एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, बधाई हो होस्ट, आपके लिए एक स्पेशल मिशन एक्टिवेट हुआ है। मिशन, सुवेन को उसकी परेशानी से निकालना और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। इनाम, स्पेशल रिवॉर्ड। ये सुनकर जंग सोचने लगा, ओह तो सुवेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, लेकिन उससे पहले मुझे उसे दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास कितनी दौलत है। वो स्टाफ से बोला, वैसे मैंने सुना है कि फेरारी खरीदने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। लड़की बोली, हाँ सर, बिल्कुल। फेरारी का लिमिटेड एडिशन मॉडल खरीदने के लिए आपके पास क्रेडिट चेक होना चाहिए और साथ ही आपको हमारे शोरूम से 5 कारें खरीदनी होंगी, तभी आप हमारे एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट बन पाएंगे। जंग हल्की हंसी के साथ बोला, ओह तो मतलब मैं लिमिटेड एडिशन मॉडल लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। लड़की बोली, नहीं सर, ऐसा नहीं है। नामुमकिन तो नहीं, क्योंकि कभी कभी ऑर्डर टाइम पर डिलीवर नहीं होता तो वेटिंग लिस्ट से स्लॉट खुल जाता है। आप डाउन पेमेंट करके स्लॉट बुक कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा ज्यादा पेमेंट करना होगा। जंग सीधा बोला, ठीक है, अगर कार मिलती है तो मैं पूरी पेमेंट कर दूंगा। ये सुनकर लड़की हैरान रह गई, क्या पूरी पेमेंट? मन ही मन सोचने लगी, क्या इस बंदे को पता है कि इस कार की कीमत कितनी है? उधर बॉस वांग भी हैरान था। वो सोच रहा था, ये कौन सा यंग मास्टर है जो इतनी लापरवाही से इतना पैसा उड़ा रहा है। चलो देखते हैं, सच में कार खरीदता है या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। साइड में खड़ी सुवेन भी हैरान थी। यहाँ तक कि बॉस वांग को भी इतनी महंगी कार लेने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है, लेकिन ये लड़का तो लिमिटेड एडिशन मॉडल पूरी पेमेंट करके खरीदना चाहता है। तभी स्टाफ बोली, सर, फेरारी की कीमत और कस्टमाइजेशन मिलाकर आपको कुल 50 मिलियन युआन चुकाने होंगे। जंग ने हल्की स्माइल दी और बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लड़की जल्दी से बोली, सर प्लीज कुछ सेकंड रुकिए, मैं मैनेजर को बुलाती हूँ। कुछ सेकंड बाद सीन शिफ्ट होता है। शोरूम का मैनेजर आता है, उसके साथ आता है यंग मास्टर चिन फैन, जिससे जंग की मुलाकात ऑक्शन हाउस में हुई थी। वो मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, मैंने सुना है कोई पूरी पेमेंट करके फेरारी खरीदना चाहता है। तो यंग मास्टर किन फैन ने कहा, इसीलिए मैं यहाँ देखने आ गया, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये तो ब्रदर जंग होंगे। ब्रदर जंग, हम फिर मिल गए। ये सुनकर जंग कहता है, वेल, मैं अभी अभी सिनेगा सिटी आया हूँ और बिना कार के घूमना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही एक कार खरीद लेता हूँ। जंग की बात सुनकर किन फैन चौंकते हुए कहता है, कम एन ब्रो, तुम इसे कैजुअली कह रहे हो? तभी पास खड़ा शोरूम का मैनेजर कहता है, यंग मास्टर किन, क्या वो आपके दोस्त हैं? ये सुनकर किन फैन जंग का परिचय करवाते हुए कहता है, ये ब्रदर जंग हैं, मैं उनसे कल ही मिला हूँ। वैसे क्या तुम उनकी कलाई पर घड़ी देख रहे हो? ये कल की नीलामी में 18 मिलियन युआन में बिकी है। ओल्ड वांग, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें एक बहुत बढ़िया ग्राहक मिला है। किन फैन की बात सुनकर शोरूम का मैनेजर जंग को गौर से देखता है और मन ही मन कहता है, ये जनाब सच में बहुत अमीर हैं। फिर वो जंग से हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर जंग, हमारे ब्रांड को चुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रेडिट चेक तो बस एक फॉर्मेलिटी है
और वैसे भी जब आप घड़ी खरीदने के लिए 18 मिलियन युआन दे सकते हैं तो कार खरीदना आपके लिए कोई बात नहीं होगी। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मैं अभी शुरू करता हूँ। वो सब अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि हम बगल में खड़ी सुवेन को देखते हैं। वो ये सब सुन रही होती है और मन ही मन सोचती है, इसने कल 18 मिलियन की घड़ी खरीदी और आज 50 मिलियन की कार खरीदने आ गया। ऐसे अमीर दूसरे जनरेशन वाले यंग मास्टर को मैं पहली बार देख रही हूँ। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस मिस्टर जंग की कुल संपत्ति 100 मिलियन युआन होगी, नहीं उससे भी ज्यादा हो सकती है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी बगल में खड़े बॉस वांग उसे कहता है, सुवेन उस तरफ देखना बंद करो, मेरा कार खरीदने का अब मन नहीं है, तो चलो हम दोनों ड्रिंक करने चलते हैं। जब तक तुम मुझे खुश रखोगी मैं तुम्हारी फिल्म में पैसा लगाता रहूंगा। ये सुनकर सुवेन इनकार करते हुए कहती है, बॉस वांग मुझे सच में मीटिंग के लिए कंपनी जाना है। सुवेन की बात सुनकर बॉस वांग बहुत गुस्सा हो जाता है। वो वहां से जाते हुए चिल्लाकर कहता है, सुवेन तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा विरोध करने का क्या नतीजा होता है, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हारे एक्टिंग करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। बॉस वांग के जाने के बाद अचानक पीछे से कोई सुवेन को आवाज देता है, मिस सुवेन। ये सुनकर जब सुवेन पीछे मुड़कर देखती है तो उसे आवाज देने वाला कोई और नहीं बल्कि जंग होता है। वो सुवेन से कहता है, मिस सुवेन मेरा नाम जंग चैन है और मैंने अभी अभी आप दोनों की बातें सुनी हैं। मुझे ये भी पता चला है कि उस इन्वेस्टर के साथ आपकी डील खत्म हो गई है, पर अब आप चिंता मत कीजिए, अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं करूंगा। जंग की बात सुनकर सुवेन चौंक जाती है। वो हैरान होते हुए कहती है, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे, क्या ये सच है? फिर वो मन ही मन सोचती है, ये आदमी बॉस वांग से बिल्कुल अलग है। वैसे अब जब बॉस वांग मेरी फिल्म में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो जब मैं कंपनी वापस जाऊंगी तब उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और मैं सच में अपने करियर के लिए उसके साथ बिस्तर पर नहीं सोना चाहती। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी जंग कहता है, वेल मैं आज थोड़ा बिजी हूँ तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम कल बात करते हैं। ये सुनकर सुवेन बहुत खुश हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मिस्टर जंग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगी। वैसे क्या हम एक दूसरे को भी चैट पर ऐड कर सकते हैं? जंग कहता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो दोनों एक दूसरे को भी चैट पर ऐड कर लेते हैं। कुछ मिनट बाद का सीन दिखाते हैं। सुवेन के मामले को निपटाने के बाद जंग शोरूम के मैनेजर से कहता है, वैसे मुझे कार कितने समय में मिलेगी? ये सुनकर शोरूम का मैनेजर कहता है, वेल अगर सबसे पहली सर्विस की बात करें तो करीब 1 साल लग जाएगा। मैनेजर की बात सुनकर जंग थोड़ा चौंक जाता है। वो हैरान होते हुए कहता है, क्या इतना लंबा समय? तभी अचानक हम किन फैन को देखते हैं। वो जंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हे ब्रो, कुछ दिनों में एक कार शो होने वाला है। उस जगह पर हर ब्रांड की कार रहेगी, जैसे कि लैम्बोर्गिनी, जैगुआर और भी बहुत कुछ। अगर तुम चाहो तो तुम उस इवेंट से कार लेकर घर जा सकते हो। क्या तुम उसे देखने के लिए वहां जाना चाहते हो? ये सुनकर जंग कहता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ घंटों बाद का सीन दिखाते हैं। हम रेहान नाम के एक रेस्तरां को देखते हैं और उसी जगह पर जंग पहुंच जाता है। पर तभी अचानक उसके सामने जाजा एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर पहले से ही जंग का इंतजार कर रही होती है। फिर जाजा जंग का हाथ पकड़कर उसे एक खाने की मेज के पास ले आती है। उस मेज पर पहले से ही बहुत सारे आलीशान पकवान रखे होते हैं और उन सब पकवानों की तरफ इशारा करते हुए जाजा जंग को उन सब के बारे में सब कुछ विस्तार से बताने लगती है। पर तभी हम जंग को देखते हैं। वो जाजा की हर एक बात को नजरअंदाज करते हुए अचानक पीछे से जाजा को गले लगाता है और कहता, पर जाजा मैं तो तुम्हें कुछ और ही कहना चाहता हूँ। जंग की बात सुनकर जाजा थोड़ी शर्मा जाती है। वो शर्माते हुए कहती है, तुम बैड बॉय, तुमने कल रात मुझे पूरी तरह से थका दिया था, तो इसलिए तुम मुझे कुछ घंटे आराम करने दो, वरना मैं तुम्हारे हाथों में बच नहीं पाऊंगी। ये सुनकर जंग कहता है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें आराम करने दे सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मुझे किसी बढ़िया नाम से बुलाना होगा। जंग की बात सुनकर जाजा उसके गालों पर प्यार से किस करती है और कहती है, हस्बैंड। ये सुनकर जंग खुश होते हुए कहता है, हाँ ये मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है मैं तुम्हें आराम करने की इजाजत दे रहा हूँ। ओ हाँ, वैसे क्या तुम सुवेन को जानती हो? ये बात सुनकर जाजा कहती है, सुवेन? क्या तुम मेरी कंपनी की एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ जंग चैन? तुम ये मत कहना कि तुम्हें सुवेन पसंद आने लगी है। जंग कहता है, कमेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसे सिर्फ एक मुलाकात कह सकते हो। मुझे महसूस हो रहा है कि उसके पास क्षमता है। जंग की बात सुनकर जाजा कहती है, कंपनी अभी उसे ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है, पर अगर क्षमता की बात करें तो ये सच है कि उसके पास बहुत अच्छी क्षमता है। वैसे जंग चैन, अगर तुम उस पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और रही बात मेरी, तो तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। मैं जलन की वजह से कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर जंग जाजा के माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, पगली तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी औरत हो तब तक मैं हमेशा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। वहीं पर जाजा कहती है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो? ये बात सुनकर जंग कहता है, एकदम सही कहा,
मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उस पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तभी जाजा कहती है, सुवेन का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक हमारी कंपनी के साथ खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए अगर तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो तो तुम्हें उसे खरीदना होगा और इसके लिए करीब 10 मिलियन युआन खर्च हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के लिए एक कंपनी खड़ी करने की जरूरत है। ये बात सुनकर जंग कहता है, जाजा पैसों की चिंता मत करो, जब एक बार कंपनी खड़ी हो जाएगी तो उसे चलाने के लिए तुम रहोगी और उस कंपनी के कुछ शेयर मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर जंग मन ही मन सोचता है, अगर सुवेन को अच्छी खासी मदद मिल जाती है तो सिर्फ 2 साल के अंदर वो एक टॉप नॉच एक्ट्रेस बन जाएगी। और पहले भी ऐसा ही हुआ था, उसके पास बहुत जबरदस्त क्षमता है। जंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जाजा कहती है, जंग चैन, मैं ये नहीं ले सकती। तो जाजा कहती है, अगर तुम कंपनी बनाते हो तो उसे चलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, पर मैं कोई भी शेयर नहीं लूंगी, तुम बस मुझे अच्छी खासी सैलरी दे देना। अब जाजा मन ही मन सोचती है, मैं जानती हूँ कि जंग के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कोई दिक्कत हो। ये सुनकर जंग थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, जाजा तुम बहुत भोली हो, इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई फॉर्मेलिटी रहे। जंग की ये बात सुनते ही जाजा उसके गालों पर हाथ रख देती है और अचानक से फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए कहती है, जंग अगर मैं सच कहूँ तो तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह से बेमानी थी। हर दिन सुबह नींद से उठने के बाद कोई ना कोई मुझे शादी के लिए जबरदस्ती करता रहता था, पर तुमने मुझे दिखाया कि किसी को प्यार करने की असली खुशी क्या होती है, और सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से मुझे महसूस होता है कि मैं सच में जिंदा हूँ। सोचो दोस्तों, इतने सालों का दर्द जो जाजा ने अपने दिल में छुपा कर रखा था, वो सब आज जंग के सामने जाहिर कर देती है। पर तभी अचानक जंग के फोन पर एक मैसेज आता है, और ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि सुवेन का होता है। मैसेज में लिखा होता है, वेल मुझे पता है कि ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर फिर भी मैं ये पक्का करना चाहती हूँ, मिस्टर जंग हम कल कहाँ और किस समय मिलेंगे? अब ये मैसेज देखकर जंग हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन कहता है, वेल कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है।